ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स में हमने देखा है कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। एंड मैग्नेटिक फील्ड को कैरेक्टराइज करता हुआ एक पैरामीटर जिसके टर्म में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कह सकते हैं, मेजर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। उसको कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने, उसकी मैग्नीट्यूड को एंड डायरेक्शन को एक एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोगों ने उसको डिफाइन किया। एंड उसके बाद में हमने कहा कि ऑयस्टेड ने एस्टेब्लिश किया था कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैन आल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके फील्ड में किसी पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे मेजर किया जाएगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसी पॉइंट पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए एक लॉ देखा हमने, बायोट सेवर्ट लॉ। और वहां से चीजें हम लोग में आगे बढ़ी थोड़ा सा, ये मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी सी कैलकुलेशंस वहां पे हम लोगों ने किया, डेरिवेशंस भी किया लॉस का। उसके बाद में हम लोग देखने लग गए थे कि मैग्नेटिक फोर्स है कि नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स देखने लग गए थे कि अगर कोई चार्ज, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्टैब्लिश्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड को ये परमानेंट मैग्नेट से स्टैब्लिश हो सकता है या मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर से भी स्टैब्लिश होता है। दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश्ड है। मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश्ड है तो उसमें अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, उसका इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का चार्जेज एट रेस्ट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन चार्जेज एट मोशन के साथ इंटरेक्शन होता है। हमने दो बातें दिखा यहाँ पे मोटे तौर पे, चार्जेज एट मोशन दैट इज करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन अराउंड इट, एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कोई चार्जेड मोशन में अगर है तो उसके साथ इंटरेक्शन होती है, एंड वो इंटरेक्शन कितना होती है उसी मैग्नेटिक फोर्स का हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा था। सो दिस एफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज V इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B उसके मोशन पे डिपेंड करता था। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता था कि उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, उसका वेलोसिटी क्या है, एंड उसका चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है उस चार्ज पार्टिकल का, इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा था। और इसके आधार पे थोड़ा सा हम लोगों ने चर्चा किया था कि रेस्ट में रहेगा तो इंटरेक्शन नहीं होगा, या अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस की बातें हम लोगों ने किया था। एंड फाइनली एक चर्चा हम लोगों ने किया था, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्जेस। किसी मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स द्वारा यानी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कितना वर्क डन होता है, और हमने पाया था कि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता है किसी भी मूविंग चार्ज पे, है कि नहीं। और इसका एक फायदा यह भी था कि मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर रहा है इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रहा है। और इसका मतलब ये था कि वेलोसिटी उसका, स्पीड उसका कंजर्व हो रहा था। तो यहाँ पे हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि वर्क तो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड नहीं कर रहा है किसी मूविंग चार्ज पे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, इसका मतलब इसका स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल ये फोर्स कहाँ जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है ना। और एक्सेलरेशन है तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है कि नहीं, यानी कि वेलोसिटी में चेंज है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं वर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो स्पीड नहीं चेंज हो रहा, और एक तरफ कह रहे हैं कि फोर्स है, एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, फिर वेलोसिटी में कैसे चेंज आएगा। तो इसलिए कहा था हमने कि ये कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज होते रहता है कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होते रहता है, इसलिए स्पीड में चेंज नहीं होता है और डायरेक्शन में चेंज होते रहता है कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड में। इसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन है और मैग्नेटिक फोर्स है। अब चलिए इसके और डिटेल में बात करेंगे, किस तरीके के ट्रैक पे वो मूव करेगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कैसे, किस कंडीशंस में कैसे डायरेक्शन चेंज होगा, ये भी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, और इसके आधार पे हम लोगों ने थोड़ा सा ये मैग्नेटिक फोर्स के आधार पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मैंने आपको करके दिखाया था। अब बात को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं बच्चों यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फोर्स के आधार पे हम लोगों ने कल कुछ प्रॉब्लम्स किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स किया था, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे हुए न्यूमेरिकल्स किया था हम लोगों ने। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोरेंट्ज फोर्स। ये थोड़ा सा आपको नई चीजें हैं, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज फिनिश कर लेंगे हम लोग इसको, जस्ट नहीं एक 10-15 मिनट में, इसलिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके इसको फिनिश कर लेंगे। लेकिन इसको सीखना है जरा, लोरेंट्ज फोर्स किसको बोलते, ये नई चीज आएगा। एक बात हमने देखा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका भी चार्ज के साथ इंटरेक्शन होता है ना, इंटरेक्ट विथ चार्ज, इंटरेक्ट विथ चार्ज। कौन से चार्ज, चार्जेस एट रेस्ट भी और चार्जेस एट मोशन भी, एंड मोशन भी। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है, नो मैटर, है कि नहीं।
वहां पे वो इंटरेक्शन हो रही है, दैट वो अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन आप कह सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक। मैं यहाँ पे लॉरेंस फोर्स की बातें कर रहे हैं हम लोग, लॉरेंस फोर्स की बातें। तो जो अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन है वो ऑलवेज क्यू इंटू ई होता है। यहाँ पे आप इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि चार्जेस एट मोशन आल्सो एसोसिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ऐसा बात नहीं है। चार्जेस एट मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा, नहीं एसोसिएट होगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। आपको फैराडे का वो जो फील्ड फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट का बेसिक एजम्पशन था वो यही था कि दो चार्जेस हैं, कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो फील्ड जनरेट करता है, और मोशन में तो उसका फील्ड जनरेट हो जाता है, और वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वायलेट हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वो चीजें की होंगी कि मान लीजिए कोई एक चार्ज है यहाँ पे और ये रेस्ट में है, और इसका अपना एक फील्ड है, और यहाँ पे अगर कोई एक चार्ज है और रेस्ट में है, दूसरा चार्ज है अगर यहाँ पे रेस्ट में है, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा, इसका फील्ड इसके पास पहुंचेगा और इसका फील्ड इसके पास पहुंचेगा, और इंट्रैक्शन होगा, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होगा यहाँ पे, है ना। और अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो इसका फील्ड होगा, लेकिन ये अगर चार्ज मोशन में हो गया तो इसका फील्ड वैनिश हो गया, जब तक ये फिर से रेस्ट में नहीं आया। रेस्ट में आएगा तो रीएस्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये इसके फील्ड में तो था ही, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एक फील्ड पार्टिकल इंटरेक्शन था, तो ये फील्ड इस पे पार्टिकल तो लगा ही रहा था, अगेन उतना ही अमाउंट के Q1 Q2 डिवाइड बाय R², लेकिन ये इस पे अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगा रहा था, और इसलिए बोल देते यहाँ पे एक्शन तो है, रिएक्शन नहीं है। तो इस बातों को बहुत डिटेल में हम लोगों ने वहां पे चर्चा किया है। तो एक बात समझिए कि चार्जेस एट रेस्ट रहे या मोशन रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका इंटरेक्शन होगा। Fe विल बी इक्वल टू Q टाइम्स E, जहां पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज है एंड E क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहिए या इंटेंसिटी कहिए एट दैट पॉइंट ऑफ द फील्ड, है कि नहीं। साथ अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करता है ना, इंटरेक्ट करता है विथ चार्जेस एट मोशन, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है चार्जेस एट मोशन, ऑलरेडी डिस्कस किया है कि चार्ज एट रेस्ट के साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन नहीं है, जीरो है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स की बातें हम लोग करेंगे, अगर कोई चार्ज है तो कितना होगा, Q टाइम्स V क्रॉस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों, इफ रीजन containing contains both magnetic, both electric as well as magnetic field, both electric as well as magnetic field, then जैसे मान लीजिए कोई एक रीजन है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको, आप कह सकते हैं, एंड इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। उस केस में जो टोटल फोर्स हमें निकालना है, तो ठीक है ना, यहाँ पे चार्जेस एट मोशन में है, चार्जेस एट मोशन में है, अगर मानते हैं चार्जेस एट मोशन में है, तो दोनों तरह की इंटरेक्शन हो रही है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इंटरेक्शन भी हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वाला भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो उस केस में नेट जो फोर्स उस पे हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगा एंड प्लस मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा। नेट फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q टाइम्स E, एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q टाइम्स V क्रॉस B। तो इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। लोरेंज फोर्स इसको फेमसली जाना जाता है, क्योंकि लोरेंज ने इस पे थोड़ा सा काम किया था, डिस्कशन किया था, इस बात को हाईलाइट वहां उन्होंने फोकस किया था इस चीजों पे, इन चीजों पे, तो इसलिए लोरेंज फोर्स इसको बोला जाता है। लेकिन बेसिकली क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी है और कोई चार्ज मोशन में है, तो हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है। तो जो दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वहां पे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो नेट वेक्टर सम होगा वो फोर्स को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलिए या आप लोरेंज फोर्स बोलिए, एक ही बात है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट में और मोशन दोनों ही प्रकार के चार्जेस के साथ इंटरेक्शन करता है, और मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज मोशन के साथ इंटरेक्शन करता है। तो अगर कोई चार्ज मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी साथ इंटरेक्शन कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के भी साथ इंटरेक्शन कर रहा है कि नहीं। और दोनों ही फील्ड अगर एक साथ हम लोग ला दें तो डेफिनेटली ये साइमल्टेनियसली वो दोनों ही फील्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है,
जो नेट इंटरेक्शन है यानी नेट फोर्स है उसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज लोरेंज फोर्स बोल रहे हैं इसको, है ना। तो हमारे पास बेसिकली जो लोरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन आया दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो आया है Q टाइम्स E प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B। आप चाहे तो यहां से Q को कॉमन ले लेंगे, E प्लस V क्रॉस B। सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या लोरेंज फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और लोरेंज फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और लोरेंज फोर्स। अब चलिए यहाँ पे आप वैसे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि चार्ज रेस्ट में रहेगा, चार्ज इज एट रेस्ट, मतलब आप साफ हो जाएगा कि जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो एक नल वेक्टर होगा, जीरो होगा। और इसलिए आप अगर देखेंगे तो F बराबर Q E एंड ये हो जाएगा जीरो वेक्टर। तो आप देखेंगे ये बेसिकली क्या हो जाएगा, Q टाइम्स E हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही इंटरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, तो लोरेंज फोर्स की बात नहीं, खाली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ही बच जाएगा, है कि नहीं। और चार्ज मोशन में है तो दोनों के, अब चार्ज मोशन में है तो दोनों के साथ इंटरेक्शन होगा। आप देख ही रहे हैं चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी इंटरेक्शन होगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन में आप देख लीजिए उसके वेलोसिटी का कुछ लेना देना है कि नहीं। तो इसको लोरेंज फोर्स बोलेंगे। इसके आधार पे थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, है कि नहीं, छोटा सा। यहाँ पे देखते हैं बच्चों हम लोग, a particle of charge minus 1.6 into 10 raised to minus 18 coulomb into 18 coulomb moving with velocity 10 meter per second along the x-axis enter a region where a magnetic field of induction B along the y-axis and an electric field of magnitude 10 raised to 4 volt per meter is along the negative z-axis. If the charged particle continues moving along the x-axis, the magnitude of B is, ये B हमें निकालना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन डेटा हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पे। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं जरा बच्चों। अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास दिया है, कितना दिया है, -1.6 इंटू 10 रेज़ टू -18 कूलम। वेलोसिटी दिया है 10 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड है ना बच्चों, अलोंग एक्स एक्सिस है। इसका मतलब जरा इसको देखिए तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, अलोंग एक्स एक्सिस है तो 10 एंड एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर को हम लोग बचपन में ही लिखते थे बच्चों, है ना, सीखते थे हम लोग। कोई पी वेक्टर है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, ठीक है नहीं। सो v इज इक्वल टू 10 आई कैप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप उसका यूनिट वेक्टर है। आगे क्या दिया है हमारे पास, एक्सिस इंटर्स रीजन वेयर अ मैग्नेटिक ऑफ इंडक्शन B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है along the y एक्सिस है। और यहां पे देखिए हमें B ही निकालना है बच्चों। तो चलिए along y एक्सिस है, एटलीस्ट डायरेक्शन तो दिया है, तो हम मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है B और y एक्सिस के डायरेक्शन में है तो इसको j कैप मान लेते हैं हम लोग, है ना। और यही हमें निकालना है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है along the y एक्सिस। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमारे पास कितना, 10⁴ वोल्ट पर मीटर along the negative z axis, डायरेक्शन भी दे दिया यहाँ पे along the negative z axis की बातें किया यहाँ पे। तो नेगेटिव z एक्सिस होगा तो 10⁴ तो होगा ही, एंड z एक्सिस का हो जाएगा k कैप एंड नेगेटिव है तो -10 इफेक्टिव टर्म में हम लोग बातें लिख रहे हैं, है ना, z एक्सिस। The charge particle continues moving along the x axis. अब चार्ज पार्टिकल इनिशियली वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था, मूविंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एंड फाइनली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना, एक्स एक्सिस के। चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब समझिएगा बच्चों, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है,
सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, डायरेक्शन में चेंज आता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्ट कर रहा है तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0.01% भी अगर वहां पे है तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं कर रहा है मतलब इसको कौन काउंटर बैलेंस कर रहा होगा? यहाँ पे दो तरीके का फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो साफ साफ इस मैग्नेटिक फील्ड को कौन काउंटर बैलेंस कर रहा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। Here, since no change in direction, no change in direction, Fm must be balanced, with Fe. So आप कह सकते हैं Fm will be equal to Fe, है ना? तो आप यहाँ पे लिख लीजिए Fm will be equal to Fe. So Fm क्या हो जाएगा? Q टाइम्स V क्रॉस B। Fe क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q टाइम्स E। आपको वैल्यू लिखना है यहाँ पे। सो Q तो कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, V क्रॉस B। V यहाँ पे क्या है? 10 I कैप, क्रॉस प्रोडक्ट है, B कितना है? सो B J कैप। एंड E कितना है आपके पास? सो -10, ठीक है ना? ये है आपका -10 की कैप से बैलेंस हो रहा है। तो आप एक काम करते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा? ये कितना है? सो 10⁴ की कैप है यहाँ पे, 10⁻। एक काम करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, ये तो 10 B हो जाएगा, एंड I क्रॉस J तो आप जानते हैं एक ही कैप हो जाता है। तो ये नॉर्मल तरीका है, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फैक्टर में सीखे, I क्रॉस J क्या होता है? K होता है ना? तो ये आपका हो गया, एंड इज इक्वल टू -10⁻³ के कैप हो गया। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लीजिए जरा ना, अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10B इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10⁻3। 10⁻3 नहीं 10⁻4 है बच्चों यहाँ पे, 10⁻4। यहाँ पे B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड करिए 10⁻3। आप 10⁻3 टेस्ला कहिए, या टेस्ला का ही दूसरा यूनिट होता है बच्चों वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्यों बच्चों की फ्लक्स का डेफिनेशन होता है, बेसिकली फ्लक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था हम लोगों ने। फ्लक्स बोल रहे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को आप देखेंगे कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप देख लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को बेसिकली हम लोग जिस लहजे में अभी तक डिफाइन किए हैं, आगे और भी तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे जब मैग्नेटिक फ्लक्स की चर्चा करेंगे हम लोग। तो अभी तक हम लोग डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने लिया था बच्चों, है ना? और उस एक्सपेरिमेंट में हमने कहा था कि डिफरेंट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन गन की मदद से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, रीजन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करते थे और वो साइडवे डिफ्लेक्शन शो करता था प्रत्येक इलेक्ट्रॉन। एक डेफिनेट डायरेक्शन था जिस डायरेक्शन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था, उस डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का डायरेक्शन कहा हमने। एंड उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते थे, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज रहेगा पर यूनिट वेलोसिटी एंड पर यूनिट चार्ज को हम लोगों ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और इसके आधार पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं यूनिट। सो ये न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, एंड ये कूलम हो जाएगा। तो ऐसे क्या कहेंगे? न्यूटन सेकेंड पर मीटर कूलम, ऐसे आप कह सकते हैं, है ना? और इसी को हमने बोला कि चूंकि टेस्ला के ऑनर में ये नाम दे दिया गया टेस्ला। अब फ्लक्स का एक डेफिनेशन और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का और एक देखेंगे, है कि नहीं? द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। तो यहाँ फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो वेबर होगा, है ना? एंड एरिया मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका एक यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि तो ये डिफरेंट यूनिट है तो फिर ये कन्वर्जन भी यहाँ पे करना होगा, ऐसा नहीं है। यह भी ऐसा यूनिट भी है, टेस्ला भी ऐसा यूनिट भी है, न्यूटन सेकंड पर मिली सॉरी पर मीटर कूलम भी ऐसा ही यूनिट ही है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी ऐसा ही यूनिट है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। सो बेसिकली ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका यूनिट हो जाएगा। चलिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम लोग।
A charged particle with charge q, amount of charge q है, enters a region of constant, uniform and mutual, constant, uniform and mutual orthogonal fields E and B. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड मींस वो टाइम के साथ और स्पेस के साथ उसकी वैल्यू स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रही है ना, इंटेंसिटी क्या एंड इंडक्शन का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, with a velocity v perpendicular to both E and B। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है एंड भी दोनों पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कि नहीं, एंड कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ v, कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ v। इस बात को समझिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऑर्थोगोनल है ना, और साथ ही साथ वेलोसिटी दोनों पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मतलब आप इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, और V E and B are mutually orthogonal, are mutually perpendicular vectors, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये आपको बात समझता है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी कह रहा है परपेंडिकुलर टू बोथ एंड कम्स आउट विदाउट एनी चेंज, किसी चेंज से, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का रीजन रहेगा, उसमें प्रोजेक्ट किया आपने किसी चार्ज को समथिंग स्पीड समथिंग वेलोसिटी से, और वो उससे बाहर ओरिजिन से बाहर आया, तो उसके स्टेटस में, उसके मतलब वेलोसिटी के स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आया और उसका डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया। तो कह रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे करेक्ट है, कुछ एक्सप्रेशन की बात है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे, एक बात तो तय है कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, तो आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज Fe प्लस Fe, दैट इज Q टाइम्स E प्लस V क्रॉस B, ये आपका हो रहा है बच्चों, है ना। लेकिन चूंकि उसके स्टेटस में कोई चेंज ही नहीं है, मतलब उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ स्पीड की बात नहीं कर रहे हो, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों की बातें कर रहे हैं, तो चेंज ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यानी एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं, तो नेट फोर्स एक्टिंग यहाँ पे जीरो है, इस प्रकार की बातें कर सकते हैं आप। तो एक बात तो साफ है, यहाँ पे जो Q होगा अमाउंट ऑफ चार्ज को इक्वल टू जीरो नहीं है, तो क्या होगा, ये चीजें जीरो हो सकता है, E प्लस V क्रॉस B इक्वल टू जीरो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सो V क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस E। अब इस प्रॉब्लम को बच्चों, इस तरीके की प्रॉब्लम को या तो आप जनरलाइज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड तो बहुत इजी हो जाएगा इस तरीके के प्रॉब्लम्स में, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड ऑलवेज मतलब कारगर होता है ऐसा कुछ नहीं होता है ना बच्चों। कई चीजें, अगर इसमें एक ही ऑप्शन उस हिट एंड ट्रायल की मदद से अगर अनुकूल होगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं रहेगा तो नहीं होगा। दोनों मेथड सीख लेंगे हम लोग। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है आप जरा देख लीजिए यहाँ पे, अब देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या है, फाइनली v है, तो v निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो v क्रॉस b है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, vb sin थीटा, vb sin थीटा, एंड मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लीजिए, आप यहां से कहेंगे v क्रॉस b विल बी इक्वल टू माइनस e, है ना, मैग्नीट्यूड की बात हम लोग ले लेते हैं, vb sin थीटा विल बी इक्वल टू e। अब sin थीटा क्या है, v एंड b के बीच का एंगल, ये तो सभी तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री ही है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो आप देख लीजिए vb विल बी इक्वल टू e, और यहां से आप कह सकते हैं कि v का वैल्यू क्या इसके बराबर आ जा रहा है, सो यहां से वैल्यू आ जा रहा है v का वैल्यू e अपॉन b के बराबर आ जा रहा है। अब ये v का वैल्यू आ गया, अब इसमें से ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, ये हिडन ट्रायल मेथड कहते हैं कि डायरेक्ट आंसर पे तो नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि वेक्टर यहाँ पे मैकेनिज्म आ जा रहा है, वेक्टर मतलब अलजेब्रा आ जा रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, हालांकि हम लोग उसको भी करेंगे जनरल मेथड से, है ना, थोड़ा सा वहां पे प्रैक्टिस लगेगा आपको। तो v इज इक्वल टू ये ऊपर भी, चलिए ऑप्शन चेक कर लेते थे। ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, v इज इक्वल टू b क्रॉस e है, तो b e sin थीटा, सभी तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, sin 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन e स्क्वायर,
तो आप देख लीजिए एक ई से ई कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ रहा है बी अपॉन ई, नहीं ऐसा नहीं है, ई अपॉन बी है। फिर बी की ऑप्शन नंबर बी चेक कर ले हम लोग, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बी अपॉन बी स्क्वायर, सो ई बी साइन थीटा, साइन 90 है क्योंकि ऑल वेक्टर्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा अपॉन बी स्क्वायर। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक बी से बी कैंसिल हो रहा है और ई अपॉन बी आंसर हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, बाकी ऑल केसेस में देखेंगे तो नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये एक हिडन ट्रायल मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर जनरल मेथड से सब कैसे सॉल्व कर सकते हैं जनरल मेथड से थोड़ा सा वेक्टर मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए डिटेल में, जो हम लोगों ने ऑलरेडी जब बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, तो उस मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने आपको सिखाया है, बहुत डिटेल में सिखाया है। मैथमेटिकल टूल जब हम आपको सिखा रहे थे वहां पे बहुत डिटेल में मैंने आपको सिखाया है कि कैसे वेक्टर्स टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर का पूरा अलजेब्रा, वेक्टर का एडिशन, स्केलर्स की बात में हम लोगों ने किया, फिर वेक्टर की बातें हम लोगों ने किया। वेक्टर में हमने कहा कि वेक्टर की जो स्केलर का जो अलजेब्रा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे होगा, लेकिन वेक्टर का अलजेब्रा नहीं होगा, उसका एडिशन, लॉज ऑफ एडिशन की बातें हम लोगों ने किया, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ की बातें हम लोगों ने किया, सब्ट्रैक्शन की बातें किया, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बातें किया हम लोगों ने। मल्टीप्लिकेशन में भी टू वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की बातें हम लोगों ने किया था, उसमें भी दो प्रकार के क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बातें, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बातें हम लोगों ने किया था वहां पे, कि नहीं। तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। तो हमारे पास एक बात तो साफ है कि जो एफ है दैट इज क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी था और इसका वैल्यू 0 था, जो अभी अभी हम लोगों ने किया था। तो यहां से हमारे पास आया था v क्रॉस b विल बी इक्वल टू e। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए, एक एक्सप्रेशन तो b क्रॉस e या e क्रॉस b तो है ही, एक एक्सप्रेशन b क्रॉस e या e क्रॉस b तो है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस ऑफ इंटेलिजेंस से लगेगा, मुझे लगता है कि मैं दोनों तरफ b से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं, इसको b क्रॉस v क्रॉस b विल बी इक्वल टू ए माइनस हो जाएगा, है ना, विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ई। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, पहले से ही चालू करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले ही बी क्रॉस ई है यहाँ पे, तो एक देखते हैं ऐसे बी क्रॉस ई तो हमें मिल रहा है और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपको याद होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, है ना। उसी प्रकार यहां पे करेंगे, सो बी डॉट लास्ट वाला फर्स्ट एंड लास्ट बी इंटू वी इंटू ये नॉर्मल, ये स्केलर टाइम्स वेक्टर है, कोई क्रॉस और डॉट यहां पे नहीं आएगा, माइनस बी डॉट वी इंटू बी विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ई। ये बातें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी डॉट बी, ये तो आप जानते हैं कि किसी भी सेम चीज के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी डॉट क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा, जहां थीटा एंगल बिटवीन देम है कि नहीं। सो बी इंटू बी कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड बी, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, और इसलिए प्रॉपर्टी में हमने सीखा है बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बी स्क्वायर इंटू वी। अब बी डॉट भी की बातें करेंगे तो बी इंटू वी इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, बी एंड भी के बीच का एंगल, और तीनों वेक्टर म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, इसलिए cos 90 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू बी क्रॉस माइनस बी क्रॉस, बातें हम लोग करेंगे। सो यहाँ पे v निकाल सकते हैं, v क्या हो जाएगा, सो माइनस बी क्रॉस ई एंड डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में पहली बात तो माइनस बी क्रॉस ई है ही नहीं, तो इस माइनस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम यह भी जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में p क्रॉस q विल बी इक्वल टू माइनस q क्रॉस p। अगर हम इस आप कह सकते हैं कि इस ऑर्डर को चेंज करते हैं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, एंड इसलिए एक माइनस साइन वहां पे दे देते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस हटाने के लिए क्या हो जाएगा, e क्रॉस b कर देंगे एंड e क्रॉस b अपॉन बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। आप सो अभी तक बेसिकली हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को कैरेक्टराइज करने के लिए पैरामीटर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है,
फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और उसके द्वारा जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। एंड अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट कर दिया आइदर विद द परमानेंट मैग्नेट्स यानी नेचुरल मैग्नेट्स की बात करें या आर्टिफिशियल मैग्नेट दैट इज या इलेक्ट्रोमैग्नेट या आप करंट कैरिंग कंडक्टर सिंपल शब्दों में कहें, उसके द्वारा जनरेटेड है, तो उस फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो उसके साथ इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, और वो इंटरेक्शन होगा तो कितना होगा। तो चार्जेस एट रेस्ट के साथ तो इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन चार्जेस एट मोशन के साथ इंटरेक्शन था। वो अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन देखा दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। एंड उसके बाद में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी उसका कंजर्व होता है, स्पीड भी चेंज नहीं होता है, और इसका रिजल्ट यह होता है कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा और फोर्स है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होता है। उसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स किया हम लोगों ने। फिर आए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इसमें आ जाए, यानी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहे, तो क्या होगा। तो हमने कहा चार्जेज एट मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंटरेक्शन करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी इंटरेक्शन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लोगों ने बोला लोरेंस फोर्स, और उस लोरेंस फोर्स के आधार पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने यहाँ पे किया। आज के लिए यहाँ पे रुकेंगे, आगे की बातें आगे देखेंगे।